आज हमारा वेक्टर्स का 11th लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। पिछली बार लेक्चर में मैंने आपको शॉर्ट टेक्निक्स बताई थी वेक्टर्स के लिए, ठीक है ना। उसी को आज हम आगे कैरी करेंगे। जोम इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूं। चलो शुरू करते हैं। ये 4th पॉइंट तक मैंने आपको टेक्निक्स बता दिए थे, अभी मैं 5th पॉइंट शुरू करने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे कुछ टेक्निक्स में, जैसे पैरेललोग्राम टेक्निक की। देखो होता क्या है, हमारे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और उनके बीच में एंगल थीटा है। तो हम उनको ऐड कैसे करते थे, याद करो, पैरेललोग्राम रूल से करते थे सर। तो पैरेललोग्राम रूल से करते थे, तो एक पैरेललोग्राम बनाया और ये जो है इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है। सर ये डायगोनल ही तो इन दोनों का वेक्टर सम होता था। हाँ बिल्कुल होता था। तो ये a प्लस बी वेक्टर है। तो हमें ये याद रखना है कि जब भी हम पैरेललोग्राम बनाएंगे और उसका जो ये डायगोनल बनेगा, यहां से a और b जहां से शुरू हो रहे हैं इनिशियल पॉइंट से, a और b के इनिशियल पॉइंट से, और यहां तक जो ये हमारा डायगोनल बनेगा, ये डायगोनल हमेशा इन दोनों वेक्टर्स का सम होगा, a प्लस बी होगा। ठीक है। अब इसी फिगर में आपको याद रखना है a माइनस बी और b माइनस ए कहां है। तो याद करो ये वाला वेक्टर, सर ये कहां b माइनस ए, तो यहां बनाया था आपने, उसी को उठा के यहां करूं। जैसे ये b था ना, इसको माइनस किया तो माइनस बी इधर आ गया। अब माइनस बी को को ऐड किया तो ये आ गया। अब इसी को उठा के यहां रख लिया मैंने। अब ये याद रखना आसान है आपको। तो ये हो जाएगा आपका, अभी याद करो कि ये इधर से इधर की तरफ बन रहा है, ए से बी की तरफ बन रहा है। तो हमेशा याद रखो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कौन है बी, इनिशियल कौन है जहां से शुरू किया ए। तो ये जो वेक्टर है ये बी माइनस ए है। सर ये ए माइनस, ये ए प्लस बी और ये बी माइनस ए। ये अगर हम डायरेक्ट याद कर लेंगे, इसका कुछ फायदा भी है। हाँ फायदा भी दिखाऊंगा अभी, पहले इसको याद तो कर लो कि पैरेललोग्राम का एक डायगोनल उसके समीशन को दिखाता है दोनों वेक्टर्स के a प्लस बी, और पैरेललोग्राम का दूसरा डायगोनल उसके डिफरेंस को दिखाता है b माइनस ए। सर अगर a माइनस बी बनाना हो तो कोई बात नहीं, यहां से शुरू करके इस तरफ कर लेंगे, इस तरफ हो जाएगा वो, इधर इस डायरेक्शन में। ये है b माइनस ए तो ये होगा a माइनस बी। समझ में आ गई बात। चलो जी कर लिया सर याद। अब इसका फायदा देखते हैं। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या आया कि a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, और a एंड b आर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं ये। तो फाइंड करो इनके बीच का एंगल, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना है। अभी देखो इसको कैसे कैसे किया जा सकता है। शॉर्टकट से किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ए और बी इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर है ना, तो चलो ठीक है, ए को यहां लगाता हूं मैं, बी को यहां लगाता हूं, किसी भी एंगल में लगा लो यार। अब इन दोनों का ये ए हो गया, ये बी हो गया, लेंथ ये सेम है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट इधर होगा तो वो तो होगा a प्लस बी, और ये जो होगा ये b से a की तरफ, तो ये होगा a माइनस बी। अब इसने क्या दिया, a प्लस बी का मोड मतलब ये लेंथ, और a माइनस बी का मोड मतलब ये लेंथ, आपस में इक्वल है। याद करो यार, अगर ये आपस में इक्वल है तो ये इक्वल कब हो सकते हैं, ए और बी को कितने एंगल पे लगाना चाहिए हमको, तो ए और बी को हमें एंगल पे लगाना चाहिए 90 पे। कैसे, क्योंकि जैसे ही ये 90 बनेगा तो ये बन जाएगा एक स्क्वायर, और ये हो जाएगा a प्लस बी वेक्टर, और ये हो जाएगा a माइनस बी वेक्टर। ये a ये b, दोनों के बीच में अगर एंगल 90 होगा तो ये जो डायगोनल है, ये स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं, इनकी लेंथ सेम होती है, ये सेम लेंथ के होते हैं, और ये तो दिया है इसमें। तो इनके बीच का एंगल पूछा था, देखते ही बता दिया आपने, थीटा इक्वल्स टू 90।
इनके बीच का एंगल एकदम से बता दो क्या कि 90 है। ज्योमेट्रिकली आपने उस चीज को ऑब्जर्व कर लिया कि हम ऐसी फिगर बनाते हैं, ए और बी को ऐसे एंगल पे सेट करते हैं ताकि ए प्लस बी लेंथ ये और ए माइनस बी वाले वेक्टर की लेंथ ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, डायगोनल इक्वल आ जाएंगे। तो डायगोनल कब इक्वल होंगे? जब ये किसमें लगा हुआ होगा? स्क्वायर में लगे हुए होंगे। तो इनके बीच का एंगल क्या आ गया? 90। ये आपका आंसर, यही तो पूछा था, आसान। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि एक वेक्टर हमको दिया हुआ है, अगला पॉइंट है हमारा, और उस वेक्टर के अलोंग किसी दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड करना है। अब बताता हूं कैसे। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग अनदर किसी वेक्टर का कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर के साथ। ध्यान से समझना, इसको बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें। चलो मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। मैं जानना चाहता हूं बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में कितना होगा। ये तो बोला मैंने, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग अनदर वेक्टर, दूसरे वेक्टर के अलोंग। तो बी का कंपोनेंट ए के अलोंग जानना चाहता हूं मैं, मान लीजिए। तो एक बात बताओ, जब भी हमारे पास वेक्टर होते हैं तो वेक्टर के कंपोनेंट कर सकते हैं, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। बी के दो कंपोनेंट हो गए, ये था बी, ये था बी, इसके दो कंपोनेंट हो गए। एक तो ए के अलोंग हो गया, इसी को तो मैं अलोंग वेक्टर का कंपोनेंट बोल रहा हूं, अलोंग वेक्टर कंपोनेंट। और ये परपेंडिकुलर, तो इसको बी परपेंडिकुलर बोल देता हूं। तो इस बी के दो कंपोनेंट हैं। अब मुझे ये वाला कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में तो यही कहा है, कर लेते हैं। चलो इसका टेक्निक बताता हूं आपको। इस बी वेक्टर को पैरेलल वाला, इसका जो पैरेलल कंपोनेंट होगा ए के, वो आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। उसका टेक्निक बताता हूं। उसका टेक्निक है, आप इस वेक्टर की लेंथ लिख लो पहले कितनी। तो सर लेंथ तो होती है बी कॉस थीटा, मैं करके बता दूंगा, फिर उसको डायरेक्ट याद कर लेना। बी कॉस थीटा होगी सर ये तो लेंथ। हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी सिर्फ आपने लेंथ दी, वेक्टर बनाना है इसको, अभी तो ये लेंथ है इसके पास से, डायरेक्शन और दो। ये किसकी डायरेक्शन में? ए की, ए की डायरेक्शन में है ना, बिल्कुल ए की डायरेक्शन में है। तो ए की डायरेक्शन दे दो इसको, मैग्नीट्यूड नहीं देना। मैग्नीट्यूड तो है इसके पास बी कॉस थीटा। इस वेक्टर के पास मान लीजिए आपने मैग्नीट्यूड तो दे दिया, डायरेक्शन तो दो। तो डायरेक्शन देखो किसकी तरफ है इसकी। सर ये तो ए के अलोंग है, तो ए की डायरेक्शन इसे दे दो। जब भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन देनी हो ना किसी को, तो उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया करो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ए की डायरेक्शन इसको मिल गई ए कैप से मल्टीप्लाई करके, बस काम खत्म हो गया। अब बी cos थीटा की वैल्यू अभी अपने प्रोजेक्शन में निकाली थी, ये प्रोजेक्शन ही तो है, तो प्रोजेक्शन में निकाली थी कि a डॉट बी अपॉन में a इनटू में a कैप को लिख सकते हो, a वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। जब भी कभी आपको a कैप वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उस यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए आप उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया करो, बस काम खत्म हो गया। अब ये फॉर्मूला आ गया आपका a डॉट बी अपॉन में a इंटू ए स्क्वायर और इंटू ए वेक्टर। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया आपका पैरेलल वेक्टर या a के अलोंग b का कंपोनेंट। b का कंपोनेंट है, ये पैरेलल कंपोनेंट है। पैरेलल के साइन लगा रहा हूं मैं, आप इसको 11 मत समझ लेना। तो ये पैरेलल का साइन है, तो b का पैरेलल कंपोनेंट a के पैरेलल a के अलोंग, उसको सीधे सीधे आप याद रख सकते हो a डॉट बी अपॉन में जिसके अलोंग ले रहे हो उसका स्क्वायर और इनटू में वही वेक्टर। इस तरीके से आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हो। अब देखिए आपको जो मैंने ये टेक्निक बताई, ये ट्रिक बताई, ये हो गई कि किसी भी वेक्टर का किसी अनदर वेक्टर के अलोंग हम कंपोनेंट बना सकते हैं। चलो तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। 7th पॉइंट हमारा,
मैंने कहा था कि अगले पॉइंट में मैं आपको इसके अलोंग वेक्टर के अलावा परपेंडिकुलर वेक्टर भी बनाना था। तो ठीक है, हमारे पास ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अभी पिछले में ही बात की थी, थीटा इनके बीच का एंगल है। तो ये तो इसका पैरेलल कंपोनेंट होगा ए के पैरेलल, बी पैरेलल, और ये होगा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, बी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया। बी पैरेलल हमने अभी निकाला, ए डॉट बी अपॉन में ए स्क्वायर इंटू में ए वेक्टर, डायरेक्ट याद रख सकते हैं। सर ये कैसे निकलेगा? बी परपेंडिकुलर निकलेगा भाई, निकलेगा। अभी देखो, एक काम करते हैं, ये है बी पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है ना, और ये कितना है? ये है सर बी। अच्छा, इसको उठा के मैं यहां रख लूं तो हाँ सर, तो ये है आपका बी परपेंडिकुलर, ये है आपका बी परपेंडिकुलर। चलो देखो, ये बी परपेंडिकुलर, ये बी पैरेलल, और ये बी। ट्राइंगल रूल लगाओ इसे निकालने के लिए, क्योंकि ये भी पता है और ये भी पता है। तो ट्राइंगल रूल क्या कहता था कि बी की वैल्यू बी पैरेलल प्लस बी परपेंडिकुलर के इक्वल है, या ऐसे कह लेते, ट्राइंगल की भी जरूरत नहीं थी यहीं पे, कि ये इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर सम ही तो है। तो बी वेक्टर बी पैरेलल प्लस बी परपेंडिकुलर के याद आ गया यार। ये देखो ना, बी पैरेलल बी परपेंडिकुलर दोनों का वेक्टर सम, इन दोनों का सम बी है, ये हो गया। अब ये तो पता है, बी पैरेलल बी परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, तो बी परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई बी वेक्टर माइनस बी पैरेलल वेक्टर। अब बी परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, बी वेक्टर पता है सर, बी पैरेलल निकाल चुके हैं सर, तो ए डॉट बी अपॉन में ए स्क्वायर इंटू में ए वेक्टर। डायरेक्ट याद कर लो ये दो चीजें। क्या क्या बताई मैंने कि अगर बी का ए के अलोंग कंपोनेंट निकालना है तो वो तो है ए डॉट बी अपॉन में ए स्क्वायर इंटू में ए वेक्टर, ए के अलोंग, और उसके परपेंडिकुलर निकालना है तो बस बी में से इसी को माइनस कर दो, तो बी माइनस ए डॉट बी अपॉन में ए स्क्वायर इंटू में ए वेक्टर। ये दो हमारे पास तरीके आ गए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने के लिए और पैरेलल कंपोनेंट। अभी देखो उसका क्वेश्चन कराता हूं, उससे और बढ़िया सा आएगा समझ। मान लेते हैं कि ए वेक्टर है 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर है माइनस का 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का k कैप। ये दो वेक्टर हैं। हम चाहते हैं फाइंड द component of a का component along and perpendicular to the b वेक्टर। तो क्या करना है? करना यह है कि a का कंपोनेंट निकालना है सर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द b के परपेंडिकुलर। चलो निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले तो a का b के पैरेलल कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो a पैरेलल फॉर्मूला बनाओ, दोनों का डॉट प्रोडक्ट a डॉट b। मैंने बताया था जिसके पैरेलल है उसका मोड यहां पे रखना है, नीचे उसका स्क्वायर, तो b स्क्वायर, और इनटू में उसी वेक्टर को कर दो b वेक्टर, बन गया फॉर्मूला। a का b के पैरेलल कंपोनेंट निकालना है तो a डॉट b अपॉन में जिसके अलोंग निकाल रहे हो उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इनटू में वही आ जाएगा आपका वेक्टर b। फटाफट इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू रखते हैं तो पहले a डॉट b, a पैरेलल रखो, चलो a डॉट b की वैल्यू, तो a डॉट b करो, तो ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा इधर को लिखता हूं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट -2 + 2 -4, इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में -9, और इन दोनों का +4 अपॉन में b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब b का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1, तो अंडर रूट 14 हो गया सर उसका होल स्क्वायर, और इनटू में बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर तो पूरा लिखना पड़ेगा, माइनस का 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का k। जरा ए पैरेलल वेक्टर को कैलकुलेट कर लिया हमने, कितना है, ये 4 से 4 कैंसिल फटाफट, -9 अपॉन में अंडर रूट 14 को 14 उसका स्क्वायर कर दिया ना, और -2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस k कैप, ये ए वेक्टर, ये मल्टीप्लाई अंदर कर लो तो 2 से ये कटा तो माइनस माइनस प्लस 9 अपॉन में 7i कैप, इसकी मल्टीप्लाई की तो प्लस 27 अपॉन में 14j कैप एंड माइनस 9 अपॉन में 14 k कैप, दैट इज ए पैरेलल वेक्टर। हो गया भाई, बिल्कुल आसान है, तरीका बिल्कुल इजी है, आपको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल एकदम से सीधा सा फॉर्मूला। अभी सर अभी अगर हमें परपेंडिकुलर वेक्टर भी तो निकालना है, हाँ तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत क्या है, ए परपेंडिकुलर आपको निकालना है, तो किस में से माइनस करो, याद करो, पीछे जाओ, देखो बी परपेंडिकुलर जब हमें निकालना था तो बी में से उसका पैरेलल वेक्टर माइनस कर देते, तो ऐसे ही ए परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो ए में से उसका पैरेलल वेक्टर माइनस कर दो। अब ए क्या है, ए ये रहा 2i कैप 3j कैप 4k कैप, और उसमें से माइनस कर दिया हमने उसका पैरेलल वेक्टर जो भी हम निकाल के लेके आए थे, 9/7i कैप 27/14j कैप एंड माइनस में 9/14k कैप, ये माइनस कर दो। इसे थोड़ा सा इधर को दिखा रहा हूं मैं आपको, तो ये कितना आ गया, देखो i वाला i में से माइनस हो जाएगा, तो 2 - 9/7, 7 × 2 14, 14 - 9, 14 - 9 5 अपॉन में 7i कैप, फिर 3 और माइनस में 27, ये हो गया आपका 14 × में 3, तो ये आ गया 42 - 27, 42 - 27 अपॉन 14j कैप, ठीक है ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 4 × में 14 56 हो गया, और प्लस में 9 अपॉन में 14 इंटू में k कैप, बस इसे सॉल्व कर लो, 5/7i कैप, और ये बन गया 42 - 27 115 बचा अपॉन में 14j कैप, और प्लस में ये 56 प्लस 9, तो ये बन गया 65 और अपॉन में 14k कैप, बस आ गया, ये कौन आ गया, ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसका आ गया। इजी, एकदम आसान, बिल्कुल आसान है आप लोगों के लिए, जो मैंने टेक्निक बताई है, दोनों टेक्निक याद रखनी, एक तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, बस ये याद रखो, पर ये है ना, ये लिख तो दिया मैंने, दोनों बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक है और बी पैरेलल कंपोनेंट एक है। अच्छा, हमने क्वेश्चन को जब किया है तो उसमें ए के कंपोनेंट निकाले, बी के, यहाँ पे निकाल लेते हैं बी के कंपोनेंट, ए के अलोंग और ए के परपेंडिकुलर, यहाँ पे फॉर्मूला बनाया हमने ए के कंपोनेंट बी के अलोंग और बी के परपेंडिकुलर, दोनों को हमने इजीली सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं, ट्रिक नंबर 8। अभी देखो ट्रिक नंबर 8 क्या है। अच्छा याद करो, हमने डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना सीखा था, काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है उसमें, सर डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना प्लस माइनस का बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है। आज आपको बहुत ही अच्छी टेक्निक बताने जा रहा हूं, बिल्कुल आसान, उसमें प्लस माइनस का, और आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं होगी प्लस माइनस को सॉल्व करने की, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं फॉर डिटर्मिनेंट्स। तो इसको कहते हैं सारस मेथड। सारस मेथड डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए आपके पास ये बहुत ही अच्छा मेथड है, इस तरीके से आप बड़े ही आसान तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे। देखो मैं बता रहा हूं कैसे।
आपको करना ये है, जैसे मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट आपके पास लिखा हुआ, मैं करके बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो कोई डिटर्मिनेंट आपके पास लिखा हुआ है सर 1 2 3 -2 4 0 3 -2 -4, मान लो ये है आपके पास, ये डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है। सर इसमें आई जे, हाँ यहाँ आई जे के भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम एक आज नया मेथड यूज कर रहे हैं, सारांश मेथड। देखो करना क्या है आपको, करना ये है, सुन लो, करना ये है, ये जो पहले दो कॉलम है ना इसमें, इनको दोबारा से नोट कर लो यहाँ पे 1 -2 3, और ये दूसरा कॉलम इसी के बराबर में दोबारा नोट करो 2 2 4 -2। कर लिए सर। अब करना ये है आपको, इसके डायगोनल देखने हैं 3 मेंबर वाले। तो देखो पहला डायगोनल तो ये ऐसे देखना है, पहले ये डायगोनल, इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फिर इससे अगला ये 3 मेंबर वाला ये डायगोनल, और फिर इससे अगला 3 मेंबर वाला ये डायगोनल, इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। याद करो जब हम मल्टीप्लाई करते ना, पहले ये वाले एरो लगाते, तो इसीलिए पहले मैंने ये एरो लगाया, ये तो ये एरो लगाया, इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। कौन कौन है? 1 4 -4, लिखो जरा। तो 1 की मल्टीप्लाई 4 में 4, 4 की -4 में -60। फिर अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करके इसी में ऐड कर दो, तो इसमें तो 0 आ रहा है सर, तो 2 × 0 × 3 तो 0, प्लस में 0, फिर प्लस थर्ड वाला जो डायगोनल है उसको लिख लो, 3 × में -2 × में -2 -2 कितना हो गया? 4 4 × में 3 कितना हो गया? 12, और ब्रैकेट कर दो क्लोज। इन तीनों डायगोनल के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करो, उनको आपस में एलिमेंट्स को प्लस करो, ब्रैकेट कर दो, फिर लगाओ माइनस बीच में, फिर आपको दूसरे डायगोनल बना ले 3 वाले की। तो पहला डायगोनल ये बना, दूसरा डायगोनल ये बना, और तीसरा डायगोनल ये बना। देखो अब आपको सर आगे आगे तो 2 ही एलिमेंट रहेंगे ना, बनेंगे ही, बना के भी देखोगे तो ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 3 × 3 × 4, तो 3 × 3 9, × 4 36, फिर प्लस, अब इस डायगोनल की मल्टीप्लाई, इसमें तो 0 आ रहा है सर, 0 हो जाएगा, 0 हो गया। फिर इसमें -4 -2 2, -4 -2 कितना हो गया? +8, 8 × 2 16, बस आंसर आ गया आपका। -16 + 12 -4 बचा। फिर यहां पे 36 और 16 कितना हो गया आपका? 52, 36 और 16 52, और माइनस बाहर लगा, -52, आंसर आ चुका है -56। मेरे ख्याल से बात एकदम से समझ में आ गई। ये मेथड आपके लिए थोड़ा सा इस बात में इजी पड़ता है कि इसमें वो प्लस माइनस का सिस्टम, उनकी मल्टीप्लाई करके एक को उसमें से माइनस, वैसे आसान वो भी है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान ये भी है, मुश्किल नहीं है ये भी। जो मेथड आपको अच्छे से समझ में आए उससे कर लो, दोनों समझना चाहते हो तो दोनों से क्वेश्चन को करके देखो। ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए आपके लिए एक टेक्निक, जो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, आईजे के भी होंगे तो उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी शुरू करते हैं हम, प्रॉपर्टी नंबर 9, या कहो टेक्निक नंबर, ट्रिक नंबर 9। अभी देखो इस ट्रिक में हम क्या करने वाले हैं। इस ट्रिक के अंदर हम आज आपको डिफरेंस बताएंगे डेल्टा ए एंड डेल्टा ए वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, डेल्टा ए और डेल्टा ए वेक्टर में डिफरेंस है। सर क्या डिफरेंस है? डिफरेंस साफ साफ नजर आ रहा है यार, ये वेक्टर है, ये इसी का मैग्नीट्यूड ही तो है ये। हाँ, तो अगर वो कहीं पे डेल्टा ए पूछे, डेल्टा ए, अब आप सोचोगे ना कि सर ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, जरूरी है ये बात। यही तो कंफ्यूजन है कि ये जो डेल्टा ए है ना,
ये इसका मैग्नीट्यूड नहीं है, ये ध्यान रखना बस। बहुत सी बार हमें यही तो कंफ्यूजन रहता है कि ये डेल्टा ए सर इसका मैग्नीट्यूड है डेल्टा ए वेक्टर का, ये गलत बात है। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ आपको ये, नहीं तो मैं क्यों बताता ये बात। अभी देखो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ दोनों में। सर आज तक तो जैसे हम देखते थे कि ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए हो जाता था, वो बात बिल्कुल ठीक थी आपकी, लेकिन डेल्टा लगने से फर्क पड़ता है। यहाँ पे डेल्टा है क्या, डेल्टा ए वेक्टर, तो डेल्टा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप डेल्टा ए नहीं ले सकते, क्योंकि डेल्टा ए में और डेल्टा ए वेक्टर में फर्क है। फर्क समझो क्या है। अगर मैं बात करूं डेल्टा ए वेक्टर की, तो डेल्टा ए वेक्टर होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। अभी फर्क देखो समझ में आएगा आपको। अच्छा, अगर मैं बात करूं डेल्टा ए की, तो डेल्टा ए का मतलब हुआ a2 माइनस a1। अब बताना जरा क्या 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 इसका मैग्नीट्यूड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल है। a2 माइनस a1 का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसके इक्वल है क्या, a2 माइनस a1 के। अरे कहाँ है सर, ये तो a2 माइनस a1 का मैग्नीट्यूड के लिए तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा है। तो a2 माइनस a1 का मैग्नीट्यूड तो ये आएगा अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर और माइनस का 2a1 a2 cos थीटा, ये आएगा। और a2 माइनस a1 की वैल्यू a2 माइनस a1 है, a2 माइनस a1 है इसकी वैल्यू। तो क्या ये दोनों बातें आपस में इक्वल हैं? नहीं। तो यही तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि डेल्टा ए वेक्टर ये इक्वल नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है डेल्टा ए के। अब अगर मैं इसको बोलूं तो सर ये तो बन रहा है दो वेक्टर्स का डिफरेंस, डेल्टा ए वेक्टर तो, और डेल्टा ए क्या बन रहा है सर, तो डेल्टा ए वेक्टर तो बन रहा है, ए वेक्टर तो बन रहा है डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का डिफरेंस a2 माइनस a1। और डेल्टा ए क्या बन रहा है, डेल्टा ए बन रहा है डिफरेंस क्या है, a2 माइनस a1। और a2 क्या है, a2 क्या है, a2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और a1 क्या है, a1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इनके मैग्नीट्यूड्स का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स। तो फर्क है ना दोनों में। क्या इसके मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा उनके मैग्नीट्यूड्स का, भाई देखो इसके वेक्टर्स के जो डिफरेंस बनेगा, वेक्टर्स का जो डिफरेंस बनेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या इनके मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के इक्वल होगा। ये चीज आपस में इक्वल बन सकती है? नहीं बन सकती, क्योंकि a2 माइनस a1 का मैग्नीट्यूड तो आएगा ये, और a2 माइनस a1 खुद एक मैग्नीट्यूड है वो है ये। तो क्या ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है? नहीं है। ये बहुत कंफ्यूजन रहता है हमको कि डेल्टा, सर ये डेल्टा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो है डेल्टा ए, ये नहीं है। बस यही चीज ध्यान रखनी है कि ये ऐसा नहीं हो रहा है। अभी हमें कहीं पे कैलकुलेट करना है डेल्टा ए, तो दो वेक्टर्स का सबट्रैक्शन वो कैलकुलेट करना, और अगर डेल्टा ए कैलकुलेट करना है तो दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सबट्रैक्शन। दोनों बातें अलग अलग हो गई ना। पहली में आई कि दो वेक्टर्स का सबट्रैक्शन है, और दूसरी में आई बात कि दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सबट्रैक्शन है। ठीक है ना। तो मैं अभी आपको इसको डिफरेंस को कैलकुलेट करके दिखाता हूं, कैलकुलेट करेंगे तब और अच्छे से हमें समझ में आएगा। अब इसका एग्जांपल हम करेंगे तो बात हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर या a1 वेक्टर कह लो, और दूसरा वेक्टर है a2 वेक्टर। ठीक है ना। अभी हम डेल्टा ए को भी कैलकुलेट करना चाहते हैं, डेल्टा ए को, और डेल्टा ए वेक्टर को भी कैलकुलेट करना चाहते हैं। दोनों चीजें कैलकुलेट करनी, देखेंगे कि दोनों अलग अलग आ रही है। चलो ए वेक्टर को तो मान लेते हैं हम 2i कैप प्लस 3j कैप, और a2 वेक्टर को मान लेते हैं i कैप माइनस 2j कैप। इस तरीके से मान लिया मैंने दो वेक्टर्स। अभी सबसे पहले तो कैलकुलेट करता हूं मैं डेल्टा
ए वेक्टर। तो डेल्टा ए वेक्टर हो जाएगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। चलो A2 वेक्टर को लिख लो, i कैप माइनस 2j कैप, i कैप माइनस 2j कैप, और माइनस में A1 वेक्टर को लिख लो 2i कैप, और माइनस में चला जाएगा क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो i वाले माइनस का i बचता है यहाँ पे, और j वाले एक साथ लेके माइनस का 5j। ये डेल्टा ए की वैल्यू आ गई। मुझे क्या बताना है कि डेल्टा ए का मैग्नीट्यूड अलग है डेल्टा ए से। तो ठीक है, डेल्टा ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो वो आ जाएगा i के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट -5 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके आ गया अंडर रूट में, ये बन गया 25 + 1 26। अब डेल्टा ए निकाल लेते हैं। डेल्टा ए ये तो आ गया डेल्टा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब निकालते हैं जरा डेल्टा ए। डेल्टा ए होगा A2 माइनस A1। A2 क्या है? A2 क्या है? A2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो A2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखो यहां से सीधे। A2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कह सकता हूं ना मैं इसको, और A1 को कह सकता हूं A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो A2 तो हो गया 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर का अंडर रूट, और A1 का मैग्नीट्यूड हो गया 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर का अंडर रूट। ये है। तो ये सॉल्व करके आ गया अंडर रूट 5, और ये सॉल्व करके आ गया अंडर रूट में 4 + 9 तो 13। 4 + 9 30। ये डेल्टा ए की वैल्यू है। अरे भाई साफ साफ नजर आ रहा है डेल्टा ए का मैग्नीट्यूड और डेल्टा ए अलग अलग है। तो हम यहां से कह सकते हैं डेल्टा ए का मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल्स टू डेल्टा ए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत कम जगह ये कवर करके रखा होगा। आप लोगों के लिए मैंने ये बता दिया है ताकि आपको कहीं पे भी कंफ्यूज ना हो कि डेल्टा ए और डेल्टा ए वेक्टर में क्या हमारा डिफरेंस है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है लाइक करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि हमें भी आगे मोटिवेशन मिले, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। धन्यवाद।